आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त, झकास और जबरदस्त यहाँ पे होंगे। तो विश्वास बैच में कंट्रोलिंग चैप्टर जो है ये मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। वैसे देखा जाए तो पार्ट ए का सबसे लास्ट चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, बट बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। कंट्रोलिंग चैप्टर की अगर आप बात करोगे तो इसमें बहुत ही कम टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो एक चीज अच्छी हो जाती है कि चैप्टर बड़ा छोटा होता है, लेकिन एक चीज याद रखते हैं, ये चैप्टर है ना बड़ा स्कोरिंग है, मतलब बहुत इजी है, तो इसमें मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो इसको सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा देखोगे ना तो इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन है। एक आपका फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग है, देन है उसकी इंपॉर्टेंस, एक क्वेश्चन है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, सबसे पहला है, एंड कंट्रोलिंग जो है वो सबसे एंड में आता है, राइट। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इस क्वेश्चन में बताया है। उसके बाद कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोसेस की बात करते हैं तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप स्टेप्स को ऊपर नीचे इसमें नहीं कर सकते, बट ये प्रोसेस को कैसे पढ़ना है, इसके जो स्टेप्स है उसको कैसे याद रखना है, ये भी मैं इस वीडियो के दौरान आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर की बेटा हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग पे जाते हैं कि जब मैं कहती हूँ कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें मैनेजर्स एग्जैक्टली क्या करता है। देखो बेटा, कंट्रोलिंग समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जो आपको यहाँ पे समझने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर आप कंट्रोलिंग की बात करते हो तो कंट्रोलिंग में पहली चीज तो होती है, एक है जिसको आप कहते हो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, या तो बेटा आप इसको प्लान्ड परफॉर्मेंस भी कह सकते हो। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहो, प्लान्ड परफॉर्मेंस कहो, दैट इज वन एंड द सेम। तो क्या होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या क्या होता है यहाँ पे आपका प्लान परफॉर्मेंस। बाबू, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या प्लान परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इसका मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे प्लानिंग स्टेज पे हो, ठीक है, प्लानिंग फंक्शन यहाँ पे कर रहे हो, जब आप थिंकिंग इन एडवांस कर रहे हो, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू, तभी आपने कुछ टारगेट सेट किए होंगे कि भाई ये काम मुझे इतने समय में करना है, 1 महीने में इतना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करते वक्त पर यूनिट इतना कॉस्ट होना चाहिए। आपने ये टारगेट सेट किए होंगे, आपने सोचा होगा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो मान के चलिए जब आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया था कि आपको ना 500 यूनिट्स पर वीक आपको कम से कम यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। ये टारगेट कब सेट किया गया था, जब आप प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग के टाइम आप टारगेट सेट करते हो ना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू ना। तो क्या करना है, कब करना है, क्या टारगेट होगा, कितने समय में कितना काम होगा, ये चीजें हम प्लानिंग के टाइम डिसाइड कर लेते हैं और इसी टारगेट्स को हम प्लान परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहते हैं। माने तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एक हफ्ते में 500 यूनिट हमारे बनने चाहिए। चलो, प्लानिंग के बाद आप रिसोर्सेज लेकर आए, ऑर्गेनाइजिंग किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, काम करने के लिए आप लेबरर्स लेकर आए, लेबरर्स को डायरेक्टिंग करके इंस्ट्रक्शंस देके काम शुरू करवा दिया। अब प्रोडक्शन शुरू हो चुका है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे हर हफ्ता मेजर करोगे कि भाई मेरे कितने यूनिट्स बने। तो प्रोडक्शन शुरू होने के बाद पहले हफ्ते में आपने चेक किया कि मेरे जो है टोटल 410 यूनिट्स यहां पे बने हैं, बराबर। दूसरे हफ्ते में जब आपने काउंटिंग करी तो तब बने थे 417 यूनिट्स। तीसरे हफ्ते वापस आपने काउंटिंग करी तो तब बने थे 416 यूनिट्स। चौथे हफ्ते में वापस आपने काउंटिंग करी तो तब बने थे 415 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, मतलब आपने सोचा था हफ्ते में 500 बनाना है, सोचा था, वो आपका टारगेट था, स्टैंडर्ड था, प्लान परफॉर्मेंस था। ये जो है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है। माने तो काम शुरू होने के बाद, प्रोडक्शन शुरू होने के बाद आपने हर हफ्ते एक्चुअल में, रियलिटी में कितना बनाया। तो कभी 410, कभी 417, कभी 416, कभी 415, ठीक है। अब कंट्रोलिंग कहता है कि आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, मतलब आपका जो टारगेट है, जिसको हम प्लान्ड परफॉर्मेंस भी कहते हैं, तो
आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है या तो प्लान परफॉर्मेंस है, इट शुड बी इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब आपका जो टारगेट है, आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो आपने प्लानिंग के टाइम सोचा था, आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो तब काम वैसे ही होना चाहिए। वरना आप प्लान कर रहे हो और प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब है क्या? आपका गोल पूरा होगा क्या? नहीं। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस शुड बी इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, बट हमारे केस में तो ये है नहीं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने यहां पे 500 यूनिट रखा था, राइट, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस तो कभी 410, कभी 417, है ना, कभी 417 कर रहे हैं, कभी 416 कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने जो सोचा था और हम जो एक्चुअल में कर रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम यहां पे कहते हैं डिविएशन इन कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इसको हम यहां पे कहते हैं डिविएशन इन कंट्रोलिंग। इन शॉर्ट, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, अब यहां पे कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से हमने जितना परफॉर्मेंस सोचा था, टारगेट सेट किया था, उतना हम काम नहीं कर पा रहे या उसको अचीव नहीं कर पा रहे। अब एज अ मैनेजर आपका काम होगा पहले पता करना कि उसका कारण क्या है, मतलब ये डिविएशन क्यों है, क्यों हम हफ्ते का 500 यूनिट नहीं कर पा रहे हैं। मान के चलो दिक्कत हो सकती है कि बार बार बिजली चले जाती है और आपके पास कोई पावर बैकअप नहीं है, बिजली चले जाती है, मशीन बंद हो जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है, इसके लिए कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो भाई अगर कोई दिक्कत है जिसके कारण हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, उसको हम कहते हैं डिविएशन। डिविएशन का कारण पता करना कि ये क्यों हो रहा है और उसको सुधारना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता चल रहा है कि डिविएशन है, हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारा यहाँ पे जो बिजली है, ठीक है, फैक्ट्री में बिजली चले जाती है, पावर बैकअप नहीं है, सुधारो ना भाई, पावर बैकअप लेकर आओ, जनरेटर लेकर आओ कि बिजली जाने के बाद भी मशीन चले और आपका टारगेट पूरा हो और चीजें प्लान के मुताबिक चले। यही होता है कंट्रोलिंग का काम, ये देखना कि चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो बेटा अगर कंट्रोलिंग की बात करो तो कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आप एक्चुअल काम करते हो उसको प्लान परफॉर्मेंस से यहां पे कंपेयर करता है। अगर दोनों में डिफरेंस है, अगर दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो पता करता है क्या दिक्कत है और उसको यहां पे सुधारता है, राइट। देखो कंट्रोलिंग से डिविएशन प्रिवेंट नहीं होते, माने तो कंट्रोलिंग करने से जो दिक्कतें हैं वो रुकती नहीं है, राइट। दिक्कत तो हो गई ना, प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, तो कंट्रोलिंग एक प्रिवेंशन मेजर नहीं है कि भाई डिविएशन हो ही ना। कंट्रोलिंग एक सल्यूशन है कि अगर दिक्कत होती है तो हम पता करते हैं क्यों और उसको सुधारते हैं। तो डिविएशंस को प्रिवेंट नहीं करता, उसको रोक नहीं सकता, राइट, लेकिन उसको सुधार सकता है, उसको फ्यूचर में रिड्यूस कर सकता है। ये चीज को याद रखना, क्वेश्चन के तौर पे, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है कि कंट्रोलिंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर, यस और नो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब हम जाते हैं टू द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। बाबू आप इसको नेचर कहो, चाहे आप इसको फीचर्स कहो, या फिर आप इसको यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स कहो। ठीक है, आप इसको नेचर कह सकते हो, आप इसको फीचर्स कह सकते हो, या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। ये तीनों वन एंड द सेम है, राइट। तो एक एक करके फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग को बेटा हम यहां पे डिटेल में करते हैं। सबसे पहला फीचर है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। माने तो क्या? देखो बेटा, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि एज अ मैनेजर आपका काम होता है कंपनी के जो भी गोल है, टारगेट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करना। हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, उसको प्लान से कंपेयर करते हैं, दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं ये चेक करते हैं, नहीं हो रहे हैं तो उसको सुधारते हैं। बट हम ये क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण एक ही है कि जब चीजें प्लान के मुताबिक चलती है, जब आप टारगेट्स को पूरा करते हो, तब जाकर आप कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाते हो।
तो कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम कंट्रोलिंग करते हैं सो दैट कंपनी के जो भी गोल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, हम उसको यहां पे अचीव कर सके। ठीक है। नेक्स्ट फीचर कहता है कंट्रोलिंग इज ऑल परवेजिव। देखिए बेटा, ऑल परवेसिव का मतलब ही होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? तो ऑल परवेसिव का मतलब ही होता है हर जगह मौजूद होना, प्रेजेंट एवरीवेयर, या तो आप इसको यूनिवर्सल भी कह सकते हो। कंट्रोलिंग को हम ऑल परवेसिव क्यों कहते हैं? बिकॉज जब आप कंट्रोलिंग की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग करना है, सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग करना है। नो, कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, बेटा कंट्रोलिंग तो हर जगह इन्वॉल्व होता है ना। टॉप लेवल के अपने गोल्स होते हैं, जैसे टॉप लेवल पूरे कंपनी लेवल पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करता है, बराबर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट के गोल सेट करेगा कि भाई मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हूं तो मेरे डिपार्टमेंट में महीने में इतने सेल्स होने चाहिए, इतना प्रमोशन होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हूं तो हर हफ्ते इतना प्रोडक्शन, मतलब मेरे डिपार्टमेंट के अपने अपने गोल्स होंगे। अगर मैं लोअर या ऑपरेशन लेवल मैनेजर हूं तो ऐसे केस में मैं वर्कर्स के लिए टारगेट सेट करूंगी। तो हर टाइम पे हम टारगेट सेट करते हैं। टॉप लेवल कंपनी के लिए करता है, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट के लिए करता है, लोअर लेवल वर्कर्स के लिए करता है। ये टारगेट पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बेटा ये देखने के लिए कंट्रोलिंग की यहां पे जरूरत होती है। और हर टाइप ऑफ बिजनेस, बेटा सारे बिजनेसेस के गोल्स होता है, सभी बिजनेसेस गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो हर बिजनेस को चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है, नहीं चल रही है, स्केड्यूल के मुताबिक चल रही है, नहीं चल रही है, ये देखना तो पड़ता है ना, और इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह कंट्रोलिंग होता है, इसीलिए हम कहते हैं कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, हर जगह मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ये वर्ड को अच्छे से समझ लेना, आगे रिलेशनशिप में भी यहां पे रिपीट होगा। सबसे पहले बेटा अगर मैं कहती हूं कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, तो पहले तो ये समझो व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड लुकिंग। तो बेटा बैकवर्ड लुकिंग का मतलब होता है लुकिंग इनटू द पास्ट, अपने पास्ट में देखना, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड लुकिंग। जब मैं कहती हूं फॉरवर्ड लुकिंग, तो फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है लुकिंग इनटू द फ्यूचर। ओके। तो अगर मैं कहती हूं कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? देखो बेटा, जब आप कंट्रोलिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग करने के लिए ये देखने के लिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और नॉट, मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड या तो प्लान परफॉर्मेंस की जरूरत है। अगर मेरे पास टारगेट ही नहीं है, मेरे को यही नहीं पता कि प्लान परफॉर्मेंस क्या है, तो क्या मैं कंट्रोलिंग कर सकती हूं? नहीं। और ये प्लान परफॉर्मेंस मुझे कहां से मिलेगा? तो ये प्लान परफॉर्मेंस जब हमने प्लानिंग फंक्शन निभाया होता है, परफॉर्म किया होता है, वहां पे हमें जाकर देखना पड़ता है कि तभी हमने क्या टारगेट सेट किया था, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्या हम अचीव करना चाह रहे थे। मतलब मुझे बैक टू द फर्स्ट फंक्शन, पास्ट में जाके, क्योंकि प्लान्स तो पहले बन चुके हैं ना पास्ट में, तो भाई मेरे को पास्ट में जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई तभी हमने क्या टारगेट सेट किया था, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था। करेक्ट है? हाँ। तो इसीलिए बिकॉज हम प्लानिंग स्टेज पे जाते हैं, हम कहते हैं कंट्रोलिंग जो है एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, जहां पे पास्ट में जाके क्या प्लान परफॉर्मेंस था, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्या आपका टारगेट था, ये आपको यहां पे देखना पड़ता है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अच्छा, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग यहां पे क्यों है? चलो, आज मुझे पता चल गया कि मेरे फैक्ट्री में यहां पे इश्यूज है या प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और उसका कारण है कि भाई बिजली चले जाती है, पावर बैकअप यहां पे नहीं है, तो उसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जो भी XYZ रीजन है।
अरे बाबू, कल उठ के तुम वापस नया फैक्ट्री खोलोगे तो तभी वापस से मिस्टेक करना है क्या? नहीं। तो इसीलिए बेटा जब भी हम कंट्रोलिंग करते हैं, लेट अस से कि मेरा यहां पे जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ठीक है, मेरा यहां पे जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, मान के चलो इट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज डिविएशन इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में डिविएशन यहां पे है, दिक्कत यहां पे है। बेटा अगर डिविएशन है, राइट, आपने ये डिविएशन का रीजन फाइंड आउट किया और आपको पता चला कि डिविएशन था बिकॉज पावर बैकअप का इशू था। ठीक है, आपने करेक्टिव एक्शन भी लिया, आपने पावर बैकअप लगाकर इस प्रॉब्लम को सुधारा भी। अब यहां पे आप क्या करोगे, तो आप एक फीडबैक रिपोर्ट बनाओगे जिसमें आप लिखोगे कि भाई डिविएशन क्यों था और आपने उसका क्या सॉल्यूशन लिया और उसका कारण क्या है। उसका कारण एक ही है, so that the same deviation does not repeat in the फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो है सेम डिविएशन रिपीट नहीं हो रहा है। तो बेटा ये चीज को ना आप यहां पे समझ के चलो। अगर कंट्रोलिंग की बात करोगे तो कंट्रोलिंग में यहां पे आपको ये समझना होगा कि भाई मेरा अगर यहां पे डिविएशन है, आज गलती करी तो फ्यूचर में मैं सेम डिविएशन रिपीट नहीं करूंगी। मैं कल के बारे में सोच के चलूंगी कि कल मैं सेम गलती अपने प्लानिंग में ना करूं। और इसीलिए कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, वो अपने फ्यूचर के बारे में भी हमेशा सोचकर चलता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बेटा जब मैं कहती हूं कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगेन इसका मतलब यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है। तो कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि काम शुरू हुआ तब कंट्रोलिंग करना है या काम खत्म हो रहा है तभी आपको कंट्रोलिंग करना है। नो, कंट्रोलिंग थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है। काम शुरू हुआ तब भी कंट्रोलिंग होता है, काम चल रहा है तब भी कंट्रोलिंग होता है, काम खत्म होने आया तब भी कंट्रोलिंग होता है। एवरी टाइम एंड अगेन बार बार बीच में चेक होते रहता है कि क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। तो रेगुलरली कंट्रोलिंग होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। बेटा आप है ना इसको सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग भी कह सकते हो। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम में रिपीटेटिवली आता है। क्वेश्चन आता है कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, तो काफी बार आप देखोगे एक ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, केस स्टडी फॉर्म में भी आ सकता है, डायरेक्ट ब्रीफ क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंट्रोलिंग एक इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एक्सप्लेन व्हाई। तो बेटा जब भी इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे ना, मतलब वो इन अ वे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग यहां पे पूछ रहे हैं। अब काफी बच्चे ये वर्ड पकड़ नहीं पाते, उसके लिए क्वेश्चन समझ नहीं पाते, अटेम्प्ट करना छोड़ देता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के ऊपर जाते बेटा। सबसे पहला पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए बेटा कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम ये देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये हम क्यों करते हैं, सो दैट चीजें प्लान के मुताबिक चले और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स यहां पे अचीव हो। तो कंट्रोलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अगर हम कंट्रोलिंग परफॉर्म ना करें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना, टारगेट्स अचीव करना नामुमकिन या बहुत दिक्कत ज्यादा यहां पे हो जाएगी। तो इसलिए चीजों के प्लान के मुताबिक अगर आपको चलना है तो कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। बाबू कभी ये कहावत सुनी है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चद्दर है। हाँ
काफी बार क्या होता है, हम अपने जो टारगेट्स है या स्टैंडर्ड्स है वही बहुत ज्यादा हाई सेट कर देता है। अब मान के चलो मैंने 500 के बदले टारगेट अगर सेट कर दिया 5000 यूनिट्स पर डे, 500 टारगेट जो सेट किया था पर वीक, लेटर से कि मैंने उसके बदले 5000 का टारगेट सेट कर दिया मैंने यहां पे पर वीक। बेटा जब 500 मुश्किल से बन रहा है, उधर 5000 का टारगेट दे दिया तो अचीव हो पाएगा? मुमकिन है? नहीं है ना आपके पास उतने लोग हैं, ना मशीनरी है, ना रिसोर्सेज है, तो इतना बड़ा टारगेट सेट करोगे तो वो तो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत बार मैनेजमेंट की टारगेट सेट करने में भी गलतियां हो सकती है, ज्यादा टारगेट अचीव हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, जब आप यहां पे कंट्रोलिंग कर रहे हो, जब आप यहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप देख रहे हो कि भाई फर्स्ट वीक में आपने 410 यूनिट्स यहां पे बनाए, ठीक है। सेकेंड वीक में आपने 416 यूनिट्स बनाए, थर्ड वीक में लेटर से आपने 417 यूनिट्स बनाए, एंड फोर्थ वीक में मान के चलो आपने 415 यूनिट्स यहां पे बनाए। अरे बाबू मुझे दिख रहा है कि मैं 400 सवा 400 के आसपास भी प्रोडक्शन नहीं पहुंचा पा रही, चलो बिजली चले जाती है, मशीन रुक जाती है, उसके वजह से भी काम थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो भी किधर 400 का एवरेज और किधर 5000 का टारगेट। तो इसका मतलब यह है कि मेरी गलती यहां पे टारगेट सेट करने में हो गई है। तो एज अ मैनेजर मैं कहती हूं कि भाई ये टारगेट को मॉडिफाई करो, या तो इसको चेंज करो, रिवाइज करो, और इसको हम 500 यूनिट्स पर वीक कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर हम ऐसी गलती कभी कर बैठते हैं, अगर हम कोई गलत टारगेट यहां पे सेट कर देते हैं, तो वो भी मैनेजर को पता चल जाता है और अकॉर्डिंगली वो अपने टारगेट्स को रिवाइज, मॉडिफाई या तो चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि कहता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और ये मिनिमम वेस्टेज क्यों जरूरी है? मैंने आपको चैप्टर 1 में कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जितना आप रिसोर्सेस को कम वेस्ट करोगे, जितना मैक्सिमम यूज करोगे, उतना कंपनी का मुनाफा माने तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब कौन सा बिजनेस बेटा ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता? तो अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस को ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उसके लिए खर्चा कम करना, कॉस्ट कम करना, रिसोर्सेस का वेस्टेज कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम कंट्रोलिंग करते हैं ना बेटा, तो हम जैसे प्रोडक्शन टारगेट सेट करते हैं, हम कॉस्ट टारगेट भी सेट कर देते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि आपकी यहां पे शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। आप यहां पे एक टारगेट सेट करते हो कि आपका जो है कॉस्ट पर शर्ट शुड बी लेस देन 30 रुपीज पर शर्ट। बस एक एग्जाम्पल ले रही हूं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही आप यहां पे देखना, ठीक है। लेट अस से कि मैंने वर्कर्स को एक टारगेट दिया कि भाई आप लोग शर्ट्स बना रहे हो ना, तो शर्ट 30 रुपए के अंदर यहां पे बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, फेंक ताक कर रहे हो, उसमें आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबू मैं कॉस्ट कंट्रोल भी कर रही हूं ना, मैं देख रही हूं ना कि चीजें मेरे इतने ही खर्चे में बने, सो दैट मेरा मुनाफा बढ़े, सो दैट मेरे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। जी हाँ, तो ऐसे भी हम टारगेट सेट करते हैं, कॉस्ट सेट करते हैं, इतने कपड़े में इतने शर्ट्स बनने ही चाहिए, इतने आटे में इतने पैकेट ऑफ बिस्किट्स बनने ही चाहिए। इससे हम कॉस्ट कंट्रोलिंग कर कर रिसोर्सेस का जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर कर कंपनी का जो प्रॉफिट है इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन। बाबू जब हम कंट्रोलिंग करते हैं ना, तो एम्प्लॉइज को पहले ही बता देते हैं कि उनसे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है। पहले से एम्प्लॉइज को बता देते हैं कि भाई हफ्ते का 500 यूनिट आपको बनाना है। पहले से एम्प्लॉइज को बता देते हैं कि आपको एक शर्ट 30 रुपए के अंदर यहाँ पे बनाना है। अब इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज को अपना टारगेट यहाँ पे मिल जाता है।
अब उनको पता होता है कि जब भी हमारे प्रमोशन की या तो इंक्रीमेंट की, सैलरी बढ़ाने की बारी आएगी, तभी टारगेट के ऊपर ही बात होगा कि हमने टारगेट पूरा किया कि नहीं किया, राइट? जो एम्प्लॉय टारगेट पूरा करेगा उसको ज्यादा पे मिल सकता है, ज्यादा इंक्रीमेंट मिल सकता है, ज्यादा प्रमोशन मिल सकता है। इसीलिए एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारा टारगेट है, उनको टारगेट मिल गया, वो टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसका फायदा जो है वो कंपनी को भी होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से कंपनी में सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही है, सब समय से काम कर रहे हैं, सब समय से चीजें कर रहे हैं, प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब आप यहाँ पे कंट्रोलिंग कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कि आपने कहा कि अगर मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है ना, तो 10 मीटर कपड़े में मिनिमम 5 शर्ट्स यहां पे बन जानी चाहिए। ठीक है, अब जनवरी में आपने 100 मीटर कपड़ा ऑर्डर किया था। अगर 10 में 5 बननी चाहिए तो 100 में भाई 50 शर्ट्स बन जानी चाहिए थी, है ना? ये आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। लेकिन एक्चुअल में जब शर्ट की काउंटिंग हुई तो सिर्फ 40 शर्ट यहां पे बने, है ना? मतलब यहां पे 10 शर्ट कम बने, 10 शर्ट का यहां पे डिविएशन था। चलो ठीक है, उसके बाद वापस आपने यहां पे फेब्रुअरी में 100 मीटर कपड़ा मंगाया। ठीक है, अब उस हिसाब से अगेन आपकी 50 शर्ट्स यहां पे बननी चाहिए थी, जो कि एक्सपेक्टेड था, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था। एक्चुअल में जब देखा तो सिर्फ 38 शर्ट्स यहां पे बनी, है ना? मतलब आपके यहां पे 12 शर्ट्स कम बने, 12 शर्ट्स का यहां पे डिविएशन आया। अब आपको लगा यार ये कुछ तो गड़बड़ है, 2 मीटर में आराम से एक शर्ट बन जाती है, ये 12-12 शर्ट कम बन रही है, मतलब 20-20, 24-24 मीटर कपड़ा कहां जा रहा है? तो आपने ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, आपने सारा सीसीटीवी ये वो सब चेक करना आपने शुरू कर दिया। अब उसमें आपको पता चला कि भाई यहां पे ना हर महीने करीबन 20 से 25 मीटर जो कपड़ा है ये चोरी हो रहा था, है ना? चोरी होके लोग उसको बाजार में बेच के पैसा कमा रहे थे, बताओ भला। तो कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन आया ना, है ना? आप वर्कर को निकाल दोगे, जो भी चोरी कर रहा था उसके ऊपर एक्शन लोगे, दूसरे फिर कल उठ के कभी ऐसा काम करेंगे नहीं, तो इससे ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, है ना? तो बेटा कंट्रोलिंग से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन हो। कभी भी अगर चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो हम उनको पकड़ सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बाबू जब आप कंट्रोलिंग की बात करोगे ना, तो हर एक व्यक्ति जो उस कंपनी में काम कर रहा है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो उस कंपनी का, सभी को पहले से अपने गोल्स, अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पता होता है। तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरा क्या टारगेट है, तो उसके मुताबिक मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने टारगेट को अचीव करने भिड़ जाती हूँ। ठीक है, तो इससे कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि गोल्स तो बेटा कंपनी के एक ही होता है और सबको मिलकर उसी गोल की तरफ काम करना होता है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने बहुत कॉमनली मिलेंगे। अगर आप सीयूईटी की भी एग्जाम दे रहे हो, सीयूईटी एस्पिरेंट हो, तो भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिलेंगे। क्वेश्चन मैं पूछूंगी बट आंसर आप दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, Radha started a home cooked food delivery dabba service. Her mother, who is a great cook, decided to help her. They relied on friends and families for orders and then a word of mouth. As a step in the process of ensuring that activities are performed as per her plan of supplying healthy, good quality, reasonable food and earning a profit, she decided to keep both qualitative and quantitative benchmarks towards which she would strive to work. The function of management is discussed above. An important characteristics मतलब feature of this function of management is dash. ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, बट इसका जो जवाब है आप मुझे दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर राइट होगा तो मैं इसको दूंगी एक थम्स अप।
ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन और कंट्रोलिंग सबसे आखिर में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि दोनों फंक्शंस एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। तो दोनों में क्या कनेक्शन है वही इस क्वेश्चन में बताया है। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग या तो कंसेप्ट है ना, जिसमें आपको बताना है प्लानिंग का मतलब क्या है और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। तो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। तो प्लानिंग में हम सोचते हैं कि ये अगर हमारा गोल है, ये अगर हमारा टारगेट है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, कब करना होगा, कैसे करना होगा, कौन क्या काम कर रहा है, ये पहले से हम सोच के रखते हैं। इसको हम कहते हैं प्लानिंग। और एक स्टेटमेंट है प्लानिंग को लेकर जो आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन द फ्यूचर। तो आज हमारी कंपनी की जो भी पोजीशन है और फ्यूचर के हमारे जो भी टारगेट्स है, हम यहां से लेकर यहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए जो एक ब्रिज है ना, ये ब्रिज कौन है, तो प्लानिंग है। ठीक है, अब कंट्रोलिंग की बात करें तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर आप बोलोगे, कंट्रोलिंग का एक ही काम होता है, इट एंश्योर्स दैट प्लान्स आर फॉलोड। कंट्रोलिंग कहता है कि मेरा काम है ये देखना कि हर चीज प्लान के मुताबिक यहां पे चले। ठीक है, चलिए आपने यहां पे दोनों का मतलब बता दिया। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, मतलब एक दूसरे से वो कनेक्टेड है और एक दूसरे पे निर्भर है। इसका एक एग्जांपल देती हूं। लेट अस से मुझे यहां पे कंट्रोलिंग करना है। कंट्रोलिंग करने के लिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस चाहिए, तब तो पता चलेगा ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जैसा है, नहीं है, डिविएशन है या नहीं है। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी, आपके पास टारगेट ही नहीं है, आपके पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो क्या आप कंट्रोलिंग कर सकते हो? नहीं ना। मतलब कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस जरूरी है, तब तो आप कंट्रोलिंग कर पाओगे। चलो ठीक है, मैंने प्लानिंग तो किया बट कंट्रोलिंग नहीं किया। बाबू आपने प्लान किया, आपने सोचा क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन क्या काम करेगा, सब आपने बढ़िया से सोचा कि गोल कैसे अचीव होगा, बट काम वैसे किया ही नहीं। अगर प्लान बनाया बट प्लान के मुताबिक नहीं चले तो इसका मतलब क्या? फिर हमारा टाइम टेबल और प्लानिंग में कुछ मतलब हो जाएगा? हम भी टाइम टेबल बनाते, स्केड्यूल बनाते, सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे, बट कभी उसको फॉलो ही नहीं करते, तो उसका ना कोई फायदा नहीं होता बेटा। तो प्लानिंग किया तो कंट्रोलिंग करना जरूरी है, तब जाकर आपके गोल्स अचीव होंगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो कंट्रोलिंग तो कर ही नहीं सकोगे। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों एक दूसरे से यहां पे कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब कंट्रोलिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, फीचर्स में बता चुके। हम ये समझते हैं कि प्लानिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग है। वापस याद करा दूं, बैकवर्ड लुकिंग का मतलब होता है लुकिंग इनटू द पास्ट एंड फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है लुकिंग इनटू द फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्लानिंग में ये कहो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, तो वो फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? सिंपल है, प्लानिंग हमेशा होता है फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर में जो हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम प्लानिंग करते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। तो प्लानिंग ना आने वाले कल के लिए होता है, फ्यूचर गोल्स के लिए होता है। तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर का सोच के चलता है, राइट? अब जब मैं कहती हूं कि प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, तो बेटा बैकवर्ड लुकिंग को हम यहां पे कैसे समझेंगे? ठीक है, तो बाबू अगर मैं बैकवर्ड लुकिंग की बात करूं तो हम क्यों कहते हैं कि प्लानिंग यहाँ पे बैकवर्ड लुकिंग है, या पास्ट में यहाँ पे देखता है, या पास्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखता है? बेटा आप है ना एक बात को यहाँ पे समझो, अगर मैं प्लान कर रही हूं, कोई भी नया प्लान बनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि पहले हमने क्या गलतियां की थी। क्योंकि मैं अगर नया प्लान बना रही हूं और लास्ट टाइम मैंने प्लानिंग में जो गलती की थी, इस बार सेम गलती मैं दोबारा दोहरा रही हूं, तो मतलब क्या है, राइट? तो हम है ना एवरी टाइम वी मेक अ न्यू प्लान, we always look into the
पास्ट मिस्टेक्स, कि भाई पास्ट में हमने जो गलतियां की थी हमें सेम गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। ठीक है, तो इसलिए बेटा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों को बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग जो है यहां पे माना जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्रिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव का मतलब समझो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, मान के चलो पेट दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर पहले तो आपको जांचते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लंबी सांस लो, यहाँ दुख रहा है वहां दुख रहा है, पहले तो 2 4 5 7 सवाल पूछता है, जांचता है। उसके बाद वो आपको ऐसे कागज पे कुछ कुछ दवाइयां और चीजें लिख कर देता है। इसको क्या कहते हैं, कागज को प्रिस्क्रिप्शन। तो कोई भी चीज एक पेन और पेपर पे डिटेल में लिखी हुई है, क्या करना है कब करना है, तो उसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्शन। जब आप प्लान बनाते हो, आप सोच रहे हो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू, तो आप लिखित में कर रहे हो कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, ये टारगेट है, ऐसे करेंगे, लिखित में कर रहे हो। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। चलो ठीक है, आपने लिखित में तो बता दिया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तो आपने पूरा पूरा यहां पे लिखित में बता दिया। अब जब कंट्रोलिंग की बारी आती है तो कंट्रोलिंग कुछ लिखता विकता नहीं है, वो ऐसे चेक करता है, वैसे नहीं करना है, पता है ना क्या करना है, हाँ प्लान के मुताबिक चलो चलो। कितना स्लो कर रहे हो यार, हफ्ते का 500 यूनिट बनाना है, मालूम है ना, फटाफट हाथ चलाओ। हाँ, तो कंट्रोलिंग है ना, चीजें चेक करता है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, फटाफट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लान के मुताबिक हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएटिव। ठीक है, जब आपके पेपर्स भी करेक्ट हो रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर, जहां पे हम पेपर को चेक कर रहे होते हैं कि सब कुछ सही है, आंसर करेक्ट है, गलत है, तो इवैल्यूएशन। तो कोई भी चीज जब आप चेक करते हो, चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन, और कंट्रोलिंग यही काम करता है, इसीलिए हम कंट्रोलिंग को इवैल्यूएटिव कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कर ही जाना है। वैसे तो 3-4 ही क्वेश्चन है बाबू, करे बिना क्या छोड़कर जाओगे इस पे। ठीक है, अच्छा बाबू प्रोसेस की बात करेंगे ना, तो प्रोसेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चे फेस करते हैं, सीक्वेंस और स्टेप्स को याद रखना। रट्टा मार सकते हो, निमोनिक से याद रख सकते हो, बट मेरी मानो ना, बेस्ट तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन के सीक्वेंस को याद रखना लॉजिकली होता है। मतलब आप अगर इसको लॉजिकली समझ के याद रखोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंट्रोलिंग करना है, कंट्रोलिंग का मतलब ये देखना चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है, आपको पता होना चाहिए कि प्लान क्या है। अगर मेरे पास प्लान ही नहीं है तो मैं कैसे देखूं चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है कि नहीं, है ना। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग अप ऑफ टारगेट और स्टैंडर्ड्स, राइट, जहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा क्या प्लान्ड परफॉर्मेंस है, क्या हमारे टारगेट्स है, क्या हम यहां पे अचीव करना चाहते हैं। तो हमारे केस में हमारा प्लान परफॉर्मेंस था 500 यूनिट्स पर वीक प्रोड्यूस करना। चलो ठीक है, अब आपके पास आपका टारगेट है, प्लान परफॉर्मेंस है, चलो अब हम कंट्रोलिंग की आगे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, 500 यूनिट हफ्ते का बनाना था। अब आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, लोग लेकर आए, रिसोर्सेज लेकर आए, डायरेक्टिंग करके इंस्ट्रक्शंस दिया, काम शुरू हो गया। बाबू ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि 500 यूनिट बनाने थे, बट बनाए कि नहीं, है ना। तो चेक करना, तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, यहां पे ये थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे को लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, गलती तो 100 गलतियां माफ होती है। तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो हमने पहले टारगेट सेट किया, चलो टारगेट सेट करने के बाद देखना भी पड़ेगा ना चीजें यहां पे टारगेट के मुताबिक चल रही है या नहीं चल रही। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वीक में मेजर किया, तो मान के चलो मैंने 410 यूनिट्स यहाँ पे बनाए। फिर सेकेंड वीक में मैंने देखा तो 415 यूनिट्स बने थे। थर्ड वीक में देखा तो 416 यूनिट्स बने थे। देखो बेटा, मेजरमेंट करने के कई तरीके होते हैं, काउंटिंग करना,
क्वालिटी चेक करना, भाई आपने 500 यूनिट बना दिए, आधे खराब निकले तो चलेगा क्या? नहीं, तो क्वालिटी चेक करना, ऑब्जर्वेशन करना, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन करना, है ना। तो मेजरमेंट करने के बेटा कई तरीके होता है, बट मेजरमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि मुझे पता तो चले कि एक्चुअल में कितना काम हो रहा है। तो एक्चुअल में मैंने देखा कि कभी 410, कभी 415, कभी 417, कभी 416 यूनिट यहां पे बन रहे हैं। अब मैं दोनों को करूंगी कंपेयर, ठीक है, अब मैं दोनों को करूंगी कंपेयर, तब तो पता चलेगा ना कि डिविएशन है कि नहीं। तो मैंने कही कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या तो प्लान परफॉर्मेंस जो है यहां पे मेरा था 500 यूनिट्स पर वीक, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस जब प्रोडक्शन यहां पे शुरू हुआ और मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है मेजर किया, तो मुझे पता चला कि एवरेज जो है मैं करीबन 412 यूनिट्स पर वीक बना रही हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या दोनों इक्वल है? 500 बनाने थे, 412 ऑन एवरेज बना रही हूं, दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिविएशन इन कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं इसको हम? डिविएशन इन कंट्रोलिंग, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। अगर डिविएशन इन कंट्रोलिंग है तो हर डिविएशन को सुधारना बेटा जरूरी नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना। मान के चलो आप 500 यूनिट बनाना चाहते हो, ठीक है। आपने कभी 501 बनाया, कभी 499 बनाया, कभी 502 बनाया, कभी 498 बनाया। अच्छा, तो आप क्या करोगे? अरे गड़बड़ है, गड़बड़ है, सुधारो सुधारो। अरे क्या 1-2 यूनिट तो आगे पीछे चलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डिविएशन है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल नहीं है मतलब करेक्ट करो, ऐसा नहीं। पहले देखो ना डिविएशन को करेक्ट करने की जरूरत है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि करेक्ट करने की जरूरत है या नहीं है या नहीं है? तो बेटा डिविएशन को एनालाइज करने के कि क्या इस डिविएशन को करेक्ट करने की जरूरत है या नहीं है, दो तरीके होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं, इसको डिटेल में समझता है। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की, तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यहां पे क्या कहता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है if the deviations are in key result areas, then controlling is required. However, if the deviations are not in key result areas, controlling can be avoided. इसका मतलब क्या है बाबू? आप पहले ना यहां पे मतलब समझो। मतलब ये है कि मान के चलो अगर आपका यहां पे बिजनेस है, सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट अस से कि आपकी यहां पे शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, ओके। अब दो चीजें लेते हैं, एक है क्वालिटी ऑफ शर्ट्स और दूसरा हम लेते हैं कलर ऑफ पैकेजिंग बॉक्स, ठीक है। दो एग्जाम्पल लेते हैं, शर्ट की क्वालिटी और शर्ट को जो बॉक्स वॉक्स में पैक करते हो ना उसका कलर। अब बाबू अगर आपकी शर्ट की क्वालिटी खराब हो गई, मतलब शर्ट बहुत खराब क्वालिटी का बना, बीच में दाग वाग लगे हैं, सिलाई सही से नहीं हुई है, क्या आपको ये चलेगा?
नहीं ना, इससे आपके शर्ट मार्केट में बिकेंगे नहीं, आपकी कंपनी का नाम खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगी, क्या आपको ये चलेगा क्या? नहीं। तो हमारे लिए ना क्वालिटी ऑफ शर्ट बहुत मायने रखती है। इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो हमारे कंपनी को बड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कोई भी एरिया जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कंपनी का भारी नुकसान हो सकता है, बड़ी दिक्कत हो सकती है, उसको हम कहते हैं की रिजल्ट एरिया। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो इमीडिएट कंट्रोलिंग करने की जरूरत है। यहां पे आपको इसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन अगर शर्ट का जो बॉक्स है जिसमें हम उसको पैक करते हैं, वो मैंने कहा था कि ब्लू होना चाहिए, है ना, तो मैंने कही थी थोड़ा सा ऐसे लाइट ब्लू होना चाहिए। अब हुआ यूं कि उससे ज्यादा ही लाइट कर दिया। मैंने जो कलर बोला था ना, मैंने लाइट ब्लू बोला था, उससे स्काई ब्लू कर दिया, थोड़ा ज्यादा ही लाइट कर दिया। अब उससे मेरी कंपनी को कोई नुकसान होगा क्या? क्या इंसान बॉक्स का कलर देख के शर्ट खरीदता है क्या? नहीं ना। कलर बॉक्स का ऊपर नीचे हो गया, लाइट के बदले ज्यादा लाइट हो गया, ठीक है ना, चला लेंगे। तो ये मेरे लिए की रिजल्ट एरिया नहीं है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो गई, जो बोला था वैसे नहीं हुआ, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें नो कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें आपको तुरंत कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एक सिंपल चीज कहता है की रिजल्ट एरिया, ऐसे एरिया जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिक्कत होने से कंपनी की बहुत नुकसानी हो सकती है, उसमें अगर कोई दिक्कत है भाई, तुम उसको तुरंत कंट्रोल करो, वरना जरूरत नहीं है। ओके, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का ना एक फेमस डायलॉग है, पूरा कंसेप्ट ही आपको समझा रही हूं, बट ये डायलॉग याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है। ठीक है, पहली चीज तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है उसको MBE भी कहा जाता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है इफ you try to control everything, you will end up controlling nothing। हर चीज कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो क्या कंट्रोल करे क्या ना करे? उन्होंने आपको एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, एक डिविएशन लिमिट सेट कर लो। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि आपने कहा कि आपका टारगेट या प्लान प्रोडक्शन है कि मुझे 500 यूनिट्स पर वीक बनाना है। ठीक है, तो उसमें ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो एक डिविएशन की लिमिट सेट कर दो। जैसे मैंने कहा कि इसमें 10% प्लस या माइनस चल जाएगा। मतलब मेरा कहना ये है कि 10% प्लस या माइनस, मतलब 10% कम ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10% कम मतलब 450 हो गया, 500 माइनस 10% तो 450 हो गया। 10% ज्यादा तो 500 प्लस 10% तो 550 यूनिट्स हो गए। तो मैं ये कहती हूं कि मेरा प्रोडक्शन 450 से 550 के बीच में है, तो इस केस में मुझे कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होते रहता है। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्शन लेस देन 450 यूनिट्स और ग्रेटर देन 550 यूनिट्स है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है एंड कंट्रोलिंग करने की जरूरत है। अब मुझे एक बच्चा कहता है मैम लेस देन 450 तो समझा, कम बन रहा है तो नुकसान है, ज्यादा बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? अरे तुमने टारगेट गलत सेट किया ना, मतलब तो टारगेट गलत सेट किया तो कंट्रोलिंग करके टारगेट तो सही करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि आप एक लिमिट सेट कर दो। अगर लिमिट से कम ज्यादा है तभी आप एक्शन लो, वरना मत लो, है ना। तब मान के चलिए कि मेरा डिविएशन की रिजल्ट एरिया में है या लिमिट के बाहर है,
तो ऑब्वियसली मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि कारण क्या है, कि मेरा जो यहाँ पे कंट्रोलिंग है, मतलब मेरा जो यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सही नहीं जा रहा है या उसमें डिविएशन है। तो मुझे रीजन फॉर डिविएशन, क्यों कम प्रोडक्शन हो रहा है, ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको करेक्ट करना पड़ेगा सो दैट चीजें प्लान के मुताबिक हो। तो हमारे केस में हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमारा डिविएशन था क्योंकि बिजली चले जा रही थी और पावर बैकअप नहीं था। फिर हमने उसका करेक्टिव एक्शन क्या लिया, तो हमने पावर बैकअप लगाया और उसको हमने सुधारा। भाई गलती तो सुधर गई तो आपका काम भी खत्म हो गया क्या? रुको जरा, गलती सुधर भी गई ना तो काम खत्म नहीं हुआ है। आज ये गलती की, फ्यूचर में इसको रिपीट नहीं करना है ना। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, वो आगे की भी सोच के चलता है। इसीलिए द लास्ट स्टेप इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। इस केस में हम क्या करते हैं, एक फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं। फीडबैक रिपोर्ट में हम लिखते हैं कि भाई क्या दिक्कत थी, डिविएशन क्यों था, आपने उसको कैसे सुधारा और इसका कारण एक ही होता है, सो दैट हम फ्यूचर में सेम मिस्टेक रिपीट ना करें। तो ये फीडबैक रिपोर्ट ना जब नेक्स्ट प्लान बनेगा तब यूज होता है। नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करते वक्त हम ये फीडबैक रिपोर्ट रीड करते हैं, पता करते हैं कि पिछली बार हमने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, क्या क्या दिक्कत हुई थी, कैसे उसको सुधारा था, सो दैट हम सेम मिस्टेक इस बार रिपीट ना करें। दूसरी फैक्ट्री खोले तो पहले से पावर बैकअप लगाकर ही फैक्ट्री को खोले। ठीक है, चलिए अब जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो है बट क्वेश्चन के पहले ना कुछ बोनस चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे कराना चाहूंगी। ओके, क्योंकि ये चीज है भले किताबों में बहुत क्लियरली नहीं गिवन होती है बट कभी भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ जाती है। पहली चीज तो अगर हम कहते हैं डिविएशन इन कंट्रोलिंग, तो डिविएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब इसमें बच्चे कहते हैं कि अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस 510 है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 500 है तो कोई डिविएशन नहीं है। आप गलत हो। चाहे मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एसपी माने तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इज मोर देन एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज लेस देन एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये दोनों ही डिविएशन है। अगर मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेटर से 500 यूनिट है और उस केस में मेरा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो 410 यूनिट है, तो ये डिविएशन है। बट वही अगर मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 500 यूनिट है और अगर मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस 510 यूनिट है तो भी ये डिविएशन है। फर्क क्या है मालूम है? जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ज्यादा होता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस कम होता है तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव डिविएशन। क्या कहते हैं? नेगेटिव डिविएशन। लेकिन जब मेरा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाता है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है दोस्त? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल फोकसेस ऑन डैश। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल किस पे फोकस करता है? की रिजल्ट एरियाज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KRAs। ठीक है, एक छोटा सा केस स्टडी आपके प्रैक्टिस के लिए दे रही हो। अगर कोई भी चैप्टर करते हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो साथों साथ केस स्टडीज की प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए। अगर ये केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई शंका है, कोई परेशानी है, तो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी आपको ये केस स्टडी सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, बाकी आज का लेक्चर बेटा हम यहीं खत्म करते हैं। पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है, इंक्लूडिंग एडिशनल छोटी छोटी टिप्पणियां। राइट, तो आज के लिए यहीं पे टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।